हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। बच्चों, हमने इससे पहले जाना था कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पर अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा जमा रहे थे। इन्होंने कुछ इस तरह की कुछ बातें की जो भारतीयों को, इंडियंस को पसंद नहीं आई। अपने इंडियन में इनका इन्फ्लुएंस जमाने का एक मतलब ये था कि वो इंडिया के रिसोर्सेज पर कब्जा कर सके। ठीक है ना। अब सीधे तौर पर तो क्या करें, धीरे धीरे इन्होंने कुछ इस तरह की पॉलिसीज लाई जिससे इन्होंने कब्जा किया। तो एक इस टाइम में आए थे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने सब्सिडी की पॉलिसी लेके आए थे। तो धीरे धीरे पूरे स्टेट पर कब्जा करने की इनकी पॉलिसी थी। तो बात करेंगे जो डलहौजी थे इनकी जो लेसेड एंड स्टेट ऑपरेशन पॉलिसी। ठीक है बच्चों, तो ये अब ये क्या था कि किसी न किसी स्टेट पर जाकर अपना कब्जा कर लेते थे। सीधे कब्जा नहीं करेंगे, इनके कुछ तरीके थे। जैसे सबसे पहले जाकर ये बताते ये बात कि आपका जो यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ये अच्छा नहीं है। आप अच्छे से रूल नहीं कर रहे, यहाँ के लोग दुखी हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। और दूसरा अनरूल, दूसरा ये कहते थे करप्शन, कि आपके यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन सिर्फ ब्राइब लेना देना नहीं होता बच्चों। करप्शन है कि जो काम हमें दिया गया है, जिसके लिए हम हकदार हैं, वो ना करें, या हम जो स्टेट की पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर, उसकी अपनी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाकर कुछ काम करें, ऑनेस्ट न रहें, ये सब करप्शन है। तो बच्चों इसी में एक आया गोद निषेध, से अपने कहते हैं, यानी कि किसी को अडॉप्ट ना करना। अब इस पॉलिसी में क्या था बच्चों, जब कोई नया राजा बनता, उसका अगर कोई बच्चा ना होता, उसका सक्सीडर ना होता कोई, ठीक है ना, उसका कोई ब्लड रिलेशन में कोई बच्चा ना आता, तो वो किसी न किसी बच्चे को और बच्चे को एडॉप्ट कर लेता। अब इस एडॉप्ट किए हुए बच्चे को वो आगे जाकर अपना सक्सीडर बना देता और उसको वही राइट होते जो उसके अपने बेटे को होते। यानी कि ये एक एडॉप्ट लेने की पॉलिसी थी। लेकिन जिन जिन स्टेट के साथ, जिन जिन राज्यों के साथ डलहौजी ने सब्सिडियरी ट्रीटीज की थी, यानी कि सहायक संधियां की थी, उनमें इसको बैन कर दिया। बैन कर दिया मतलब आप राजा हैं बनिए, लेकिन अगर आपको कोई बेटा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई सन नहीं है, तो आप किसी को एडॉप्ट करके उसको राजा नहीं बना सकते। वो अब पूरा का पूरा कंपनी उसको ले लेगी, उस स्टेट को कंपनी अपने एम्पायर में मिला लेगी। और ऐसा हुआ भी। कैसे हुआ? सबसे पहले हुआ 17 में। 17 में बच्चों 1848, वहां पर थे एक अप्पा साहिब। अप्पा साहिब की कोई बेटा नहीं था। अप्पा साहिब ने एक लड़के को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मिस्टर डलहौजी साहब तो मुकर गए कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम में जो भी गवर्नर जनरल थे वो मुकर गए कि ऐसा भी कुछ नहीं होगा, आप इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ कुछ संबलपुर में। संबलपुर में 1849 में वहां पर एक किंग थे, नारायण। किंग नारायण का कोई बेटा नहीं था, किसी को उन्होंने अडॉप्ट भी नहीं किया, तो भाई सीधा अंग्रेजों ने उनके एम्पायर को कब्जे में ले लिया। अब बारी आई झांसी की।
तो झांसी में क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक है ना। हेस्टिंग ने वहां के राजा थे रामचंद्र, उनके साथ सब्सिडियरी ट्रीटी की थी। ये ट्रीटी की थी इसके साथ में, रामचंद्र के साथ। अब रामचंद्र के बाद उसका बेटा बना गंगाधर राव, वहां का रूलर। और गंगाधर राव की वाइफ थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वही। लेकिन इनके कोई बेटा नहीं था, तो लक्ष्मीबाई ने क्या किया, जैसा कि गंगाधर राव की इच्छा थी, एक दामोदर राव को एडॉप्ट कर लिया। लेकिन अंग्रेज मुकर गए, इसको तो नहीं बनाएंगे, मुकर क्या गए तो बनाना ही नहीं था, उसको राजा बनने नहीं दिया। तो फरवरी ऑफ 1854 झांसी पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। ठीक है बच्चों, इस तरह के कुछ काम हुए। इसके बाद नागपुर में भी, नागपुर को भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया 1854 में। और इसके बाद जयपुर 49, और इसके बाद उदयपुर 1852, और इसके बाद तंजौर 1855, और इसके बाद बच्चों और भी बहुत सारे थे, ठीक है ना। तो बच्चों इन्होंने इस तरह से कुछ बातें कहकर कि आपको अच्छा शासन चलाना नहीं आता, आप अच्छे रूरल नहीं हो, बहुत से एरियाज पर अपना कब्जा कर लिया था। अब इसके बाद आई बात बच्चों अवध की। अवध, अवध जो अयोध्या आज है ना, जानते हैं बच्चों, उसके आसपास के एरिया उसे अवध कहते हैं। तो अवध में, अवध को ये शुरू से जीतना चाह रहे थे। अवध का जो एरिया था काफी फर्टाइल एरिया था। तो बच्चों अवध को इन्होंने कहा चैरी, चैरी कहा, और कहा कि कभी ना कभी ये चैरी तो हमारे मुंह में आएगी ही। चैरी आप खाते होंगे बच्चों। तो 13 फरवरी 1856 इस टाइम में अवध को भी जीत लिया गया। तो 1757 से लेकर 1856 इस टाइम में इन्होंने हर किसी को ऐसा किया, ऐसा किया तो लोगों में थोड़ा सा इंटॉलरेंस आ गया, ठीक है ना। लोग थोड़े से बर्दाश्त करना हट गए कि ये क्यों हो रहा है। तो इसी के कारण हुआ 1857 का रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्या था, सबसे पहले 1806 की बात करें, अपने वेल्लोर में हुआ रिवॉल्यूशन। या वहां पर कुछ आर्मी में कुछ ऐसा हुआ था, क्रांति कर दी थी। 24 बैरकपुर में हुआ था। उसके अलावा 1556 ये हुआ था संथाला में, 1856, ठीक है। और उसके बाद 1816 में बरेली में, ठीक है बच्चों। और 31 में हुआ था, और 1848 में कांगड़ा में, कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल में है जो कांगड़ा, कांगड़ा वैली भी है ना, बड़ी सुंदर है वैली। तो इस तरह से हो गया। अब ये क्यों हुआ था, इसके क्या कॉजेस थे, ठीक है ना, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले आगे जाकर, उस सभी बातों को अपने आज देखेंगे। तो कॉजेस ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, सबसे पहले जो इनके पॉलिटिकल कॉजेस थे। बच्चों क्या था कि इससे पहले जो राजा थे उनका अपना बेटे राजा बनते, लेकिन ये जो उनकी गोद निषेध थी, इसके कारण काफी इनका नुकसान हुआ।
दूसरी बात है बच्चों, इनके जो वेलेजली थे, उनकी जो नीतियां थी, उनकी जो पॉलिसी थी ना, सब्सिडी पॉलिसी, इनके कारण भी काफी नुकसान हो गया था। धीरे धीरे ये सब कुछ, झांसी अपने बात की थी ना, जो इससे पहले अपनी बात की थी, झांसी, नागपुर, उदयपुर, सतारा, बघार, निजाम, मैसूर, मराठा, इनको कह करना कि यहाँ पर अच्छा नहीं है तो खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज्यादा डिसिप्लिन होंगे तो वो ज्यादा अच्छा रूल कर सकेंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ किया। तो सबसे पहले डिसिप्लिन कहा इन्होंने, डिसिप्लिन है। अब इसके बाद जो अगला पॉलिटिकल बात थी कि जो लैंड ऑनर्स थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे, उनके साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। कैसे? ये देखो, पहले इतनी बड़ी जमीन थी, उस पर जमींदार थे, हर एक कोई टैक्स ले रहा था, वो आगे दे रहा था, लेकिन इन्होंने ज्यादा टैक्स चाहिए था तो इन्होंने जिम्मेदारों को खत्म कर दिया। वहां पर फ्यूडलिज्म लेकर आ गए, सामंतवाद लेकर आ गई। इसके कारण वहां के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। सामंतवाद, इसके बारे में आपको शायद बताया हुआ था मैंने, किससे बताऊंगा यार? इसके कारण वहां के लोगों में काफी असंतोष आ गया था। अगली बात थी जो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन थे? मुगल एम्परर थे। तो जो बहादुर शाह जफर को ना, जो ब्रिटिशर्स थे वो इतनी ज्यादा इज्जत नहीं दे रहे थे, इतना ज्यादा सम्मान नहीं दे रहे थे। इसके कारण भी जो मुस्लिम्स थे उसमें नाराजगी थी। इनको कुछ गिफ्ट देते थे पहले, वो गिफ्ट देने बंद हो गए थे। इनको इतनी कदर नहीं कर रहे थे, ये ना, इनको साइड में रख रखा था, बस बिल्कुल बुला नहीं रहे थे। काफी इनका बुरा हाल था, बीमार हो जाते तो इनका इलाज भी नहीं करवाते थे, इतना बुरा हाल था इनका। तो इसके कारण भी ये होने लग गया था। फोर्थ जो था वो था इंग्लिश रूल या ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल था वो काफी बुरा था, वो इंडियंस को एक्सप्लोइट कर रहा था, यहाँ इनका एक्सप्लोरेशन कर रहा था। इसके कारण भी वो काफी अच्छे नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। तो इससे बच्चों क्या था कि वो ना इंडियंस पर ध्यान ही दे रहे थे, मतलब कोई अच्छा उनका लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। वो सिर्फ दे रहे थे कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा करो और उनको इंग्लैंड लेके जाओ, इंग्लैंड को अमीर करो। लेकिन इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो चोरियां, लूट खसोट बढ़ने लगी, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं था कि यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे या यहाँ पर अच्छा कंट्रोल हो। उसके कारण भी यहाँ पर लोगों में काफी असंतोष आ गया था। उसके बाद आया 1833 में एक चार्टर एक्ट। तो बच्चों, चार्टर एक्ट क्या था? इसके अकॉर्डिंग ये था कि सभी लोगों को उनमें बिना डिस्क्रिमिनेशन करे, बिना कास्ट के, बिना कलर के, बिना उनकी एज के, बिना उनकी जो जाति है, कास्ट है, उसके बिल्कुल एक जैसी उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बड़े बड़े पोस्ट थी उन पर थे ब्रिटिशर्स, छोटी पोस्ट पर इंडियंस थे, ठीक है ना। बड़ी पोस्ट जैसे वो IAS, ICS, इस तरह की जो पोस्ट थी, जैसे गवर्नर जनरल मान लीजिए आप, जो देश का सबसे सुप्रीम लीडर था, वो सिर्फ एक ब्रिटिशर्स ही हो सकता था। और जो लोअर पोस्ट थी, हाँ, इंडियंस, क्योंकि सभी जगह तो ब्रिटिशर्स आ नहीं सकते, वो तो मुट्ठी भर थे ना, इसलिए बड़ी पोस्ट पर ब्रिटिशर्स और छोटी पोस्ट पर इंडियंस आने लगे, जिसके कारण काफी डिसएग्रीमेंट उनके बीच आ गई। तो ये थे बच्चों पॉलिटिकल कॉजेज। इसके बाद बच्चों जानेंगे अपने जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे। अब देखिए बच्चों, इससे पहले एक इन्होंने कास्टिज्म बहुत ज्यादा ले आए थे। तो बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन काम था जो इंडिया को लूटना, ठीक है ना, इनको एक्सप्लॉइट करना। यहाँ पर इसके कारण काफी लोग दुखी हो गए थे। अब बच्चों क्या था कि इन्होंने एक काम किया कि जो फार्मर्स थे उन पर बहुत ज्यादा टैक्स अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये अपने आप की कमाई बढ़ाना चाहते थे। इंडिया में फार्मिंग इतनी जो इतनी ज्यादा फैल चुकी थी, तो इन्होंने फार्मर्स पर अप्रोक्सीमेट 87% तक टैक्स लगा दिए थे। तो इतने टैक्स लगाने के कारण जो फार्मर्स थे वो काफी नाखुश थे।
ठीक है बच्चों। तो अब इसके कारण जो क्रांति थी वो होने ही वाली थी, यहाँ रिवोल्यूशन की ये एक कोशिश में से मान सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद कुछ और खास तरह की बातें जिसके कारण हम मानेंगे कि ये इस तरह की क्रांति हुई थी। देखिए बच्चों उस टाइम में एक खास बात थी कि इंग्लैंड में आई थी रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्या थी? इंग्लैंड में इंडस्ट्री आ गई, उद्योग लग गए वहां पर। तो उद्योगों में सामान एक तो जल्दी बनेगा, एक अच्छे से बनेगा। अब जल्दी बनेगा, अच्छे से बनेगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। जल्दी बनेगा तो उसका खर्च भी कम होगा, ठीक है ना। इसलिए वहां का सामान इंडिया में ज्यादा बिकने लगा, ठीक है ना। अब उस सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी चाहिए था। वो कहां से आए? वो आएगा इंडिया से। इंडिया से यहाँ तो बहुत सस्ते में आएगा, या फिर जो वहां पर इंडिया में जो उनकी जो प्रिंसली स्टेट्स है या जहां पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, वहां से तो फ्री में आएगा, बस लाने ले जाने का खर्चा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इंडिया को एक्सप्लॉइट करना, इनको शोषण करना शुरू कर दिया। अब बच्चों एक बात और है कि ये है इंडिया, ये है ब्रिटेन, दोनों में मार्केट है, फ्री मार्केट थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सामान बन रहा है, उसको यहाँ पर बेचना है, ये अपना सामान यहाँ बेचेंगे। इस तरह से है ना, पहले भी ऐसे था, अब भी ऐसा ही है। तो बच्चों जो ये सामान जो आ रहा है इस पर तो टैक्स 5-4% था, यानी कि बहुत कम था। लेकिन जब इंडिया से सामान बाहर जाएगा इस पर टैक्स था 70-80%। अब देखो जो चीज ये 100 रुपए की बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 80 की, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो इनका सामान तो हो गया 180 का, यहाँ पर आते थे। इनका सामान हो गया 90 का, दुनिया में इतने रुपए का है। तो भाई इनका सामान कौन लेगा? इंडियंस का। इंडियंस की मार्केट नीचे आ गई, यानी कि जो मनी फ्लो था वो एक तरफ हो गया। इसके कारण मार्केट लगभग क्रैश कर गई, एक तरह की मार्केट चलने लगी, ठीक है। और इंडियंस का रॉ मटेरियल जाने लगा इंग्लैंड में, यानी कि यहाँ की जो रिसोर्सेज थे जिन पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन का राइट्स था, उनको अब इंग्लैंड भेजा जाने लगा, जिसके कारण अब ये जो क्रांति थी, रेवोल्यूशन था, होने ही वाला था। यहाँ के जो अब इतना कुछ हो रहा है, यहाँ का सारा सामान बाहर जा रहा है, बाहर का यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे, यहाँ के जो कामगार थे, यहाँ के जो वर्कर्स थे, यहाँ की जो इंडस्ट्री थी, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई। अब यहाँ के लोग बन जाएंगे लेबर, ये बहुत कम पैसे में काम करने वाले। इतने गरीब हो गए लोग कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होने लगा। अब बच्चों इस में एक और भी बात है कि इसके बाद इतना पैसा जब इंग्लैंड जाता रहा तो इसके बाद कुछ सोशल फैक्टर्स भी थे जिसके कारण ये रिवोल्यूशन हुआ, तो उनको जानेंगे। अब बच्चों इसमें उस टाइम में एक कास्टिज्म बहुत ज्यादा था कि जो अंग्रेज थे वो अपने आप को ऊंचा मानते थे, इंडियंस हैं नीचे, ठीक है ना, उनसे कम है, अंग्रेज हैं बेहतर। अब एक इसमें देखने को मिलता है कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन की जो फर्स्ट क्लास होती है, फर्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ट्रेवल कर सकते हैं, इंडियंस ट्रेवल नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो फेस्टिवल्स हैं ब्रिटिशर्स के, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जा सकते हैं, इंडियंस अलाउड नहीं है। इतना है ना, उनमें फर्क है। वहां के उनके जो होटल हैं, उनके जो क्लब्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जा सकते हैं। एक मूवी थी ना, उसमें भी था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो वो इतना इंडियन से वो नफरत, इतनी हेट करने लगे थे वो। अब उनके दिमाग अपने देख सकते हैं कि उन्होंने इस तरह से हमारे लोगों में भर दिया कि आप नीचे हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी तरफ से अपना एक इतिहास बना दिया कि आपका इतिहास कुछ भी नहीं है, हमारा इतिहास तो अच्छा है, आपका इतिहास बुरा है। अपने लोगों से ही हमारी हिस्ट्री लिखवा दी, हमारे बारे में बुराई करवाई उन्होंने। और तो और जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनको कहा आर्यन, साउथ को कहा जाता है द्रविड़।
उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ इंडिया में द्रविड़ थे, बाद में आर्यन्स आए बाहर से, कहीं आर्य ईरान से आए, रशिया से आए, जहां से भी आए, उन्होंने इनको मार मार कर साउथ में भेज दिया, इनमें लड़ाइयां हुई, इन पर शोषण किया इनका, इनको एक्सप्लॉइटेशन किया इनका, इस तरह की बातें उन्होंने फैलाई ताकि हमारी सोसाइटी है जो वो डिवाइड हो सके। तो इस तरह के इन्होंने काम की, हिंदू और मुसलमान को बहुत लड़ाया इन्होंने उस तरह से। और अगली बात बच्चों कि इन्होंने कुछ इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कि हर कोई क्लर्क ही बनना चाहता था, हर कोई क्लर्क बन पाए, अपने जो छोटे छोटे जो आदमी थे नीचे उनको क्लर्क बना दिया, उनको इतना समझदार किया जितना ब्रिटेन के लिए या इंग्लैंड के लिए जरूरी था। अगर उनको ज्यादा पढ़ा लिखा देते, अच्छा पढ़ा लिखा देते, तो वो रेवोल्यूशन कर देते, जैसे कि बाद में हुआ भी, ठीक है ना। तो ये भी कारण था एक बच्चों। अब देखिए आज भी ना हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो उसी तरह से चली आ रही है, हालांकि बदलाव भी हुए हैं कि हमारे बच्चे एसएससी, रेलवे, इसमें जाकर क्लर्क बनना चाहते हैं, स्टेशन मास्टर बनेगा, कोई बैंक में क्लर्क बन जाएगा, कोई एसएससी में जाकर इनकम टैक्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में क्लर्क बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, है तो वो भी क्लर्क ना, कोई तहसीलदार में के ऑफिस में क्लर्क बनेगा। तो इस तरह से हम क्लर्क बनना चाह रहे हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी ही ऐसी है। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस करना चाहेंगे छोटा बच्चा, या हम भी जो अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा, बल्कि हर कोई क्लर्क बनना चाहेगा। तब किसकी बदौलत है? अंग्रेजों की। तो इस तरह के काम उन्होंने करने शुरू किए। अगला जो था उनकी कुछ इस तरह की माइंडसेट किया, इस तरह का उनका माइंडसेट था कि एक आगरा के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस तरह का ऑर्डर निकाला कि अगर सामने से सड़क पर जा रहे हैं आप, सामने से कोई ब्रिटिशर्स आ रहा हो, चाहे वो आपसे पोस्ट में छोटा ही क्यों ना हो, आपको उसको सैल्यूट करना होगा, उसका अभिवादन करना होगा। देखिए अगर कोई सामने से ब्रिटिशर्स आ रहा है तो सिर झुकाकर खड़े हो जाइए, अपने घोड़े से नीचे उतरिए और तब तक रुके रहिए जब तक वो चला ना जाए। यानी कि ब्रिटिशर्स अपने आप को इतना खास मानने लगे, इस तरह की बातें। अब फोर्थ है जो वह रिलीजियस, देखो बच्चों ब्रिटिशर्स ने कुछ इस तरह के रूल निकाले कि जो हिंदूज हैं उनकी जो प्रॉपर्टी को इधर उधर करना या बच्चों के पास भेजना वो मुश्किल था, बल्कि जो क्रिश्चियंस थे उसके लिए आसान था। अब अगर क्रिश्चियंस के लिए कोई चीज आसान है, रहना आसान है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना आसान है, तो भाई हर कोई क्रिश्चियन बनेगा, या बहुत ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लगे। ठीक है बच्चों। और उसके बाद 1813 यानी कि 1813 में एक एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर इंडिया में जो यहाँ नन थे या जो मॉन्क्स थे उनको क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए इंडिया में भेज दिया। ठीक है, यहाँ की जो आर्मी थी वहां पर क्रिश्चियन से रिलेटेड जो लिटरेचर था वो बांटा गया ताकि उनको पता लगे। ठीक है ना। और तो और बच्चों यहाँ के जो मंदिर थे, टेम्पल्स थे, यहाँ के जो मॉस्क थे, मस्जिद थे, है ना, उन पर पहले कोई टैक्स नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स आए और उन पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और इसके बाद बच्चों कंपनी के एक डायरेक्टर थे, उनका नाम था, डायरेक्टर काउंसिल के जो एक चीफ थे उनका नाम था मैगजीन। उन्होंने कहा कि गॉड ने तो हमें भेजा ही इसलिए है कि हम इंडिया के कोने कोने में क्रिश्चियनिटी को फैला सके। ठीक है बच्चों, इस तरह के कुछ काम करने लगे थे। और इन्होंने कुछ और भी किए काम, जैसे कि इन्होंने मिलिट्री में जो थे बताएंगे उसको, मिलिट्री में भी रिवोल्यूशन हुआ था बंगाल में 1764 में, जो सिपाहियों का हुआ था, कॉन्स्टेबल्स का कहते हैं। 1806 में वेलूर में, और इस तरह से ना 1849 में 22nd IN इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल सैनिक है ना उसको कहते हैं। 1850 में 66 IN, 1852 में 38 IN में हुआ, और इस तरह से बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए। अब एक अफगान वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है ना, अफगान वॉर हुई थी, वो थी 1839 में। उसमें ब्रिटिशर्स हार गए, बुरी तरह हार गए। अब पहले तो ना ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हम तो फन्ने कहाँ हैं,
तो इससे पता लग गया कि ये भी हार सकते हैं, इतनी भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इससे थोड़ा सा हौसला आया। अगर 1856 तक की बात करें अपने, देखिए वो जो टॉप में थे वो तो थे ब्रिटिशर्स, लेकिन नीचे कौन थे? इंडियन थे ज्यादातर। उस टाइम में 2,32,000 जो थे वो इंडियंस थे आर्मी में। और अगर देखेंगे 45,000 थी 22 ये थे ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। तो ये भी था। अगर एक ही पोस्ट की बात करें, पहली बात तो ना जो इंडियंस थे उनको प्रमोशन नहीं मिलता था आर्मी में, सिर्फ और सिर्फ सूबेदार या इसकी जो बराबर की इक्वल की पोस्ट थी वहां तक जा सकते थे, ठीक है ना। तो एक ही पोस्ट के लिए जो इंडियंस थे उनकी सैलरी थी 9 रुपीज पर मंथ, लेकिन उसी पोस्ट के लिए 60 to 70 रुपीज दे रहे थे ब्रिटिशर्स को। तो भी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, इसके लिए भी उनको अंदर इस तरह की थी। अब इसके कारण एक और हुआ कि 1856 में एक एक्ट आया जिसके तहत अब इंडियंस को कहीं पर भी भेज सकते हैं, किसी भी मिशन पर पूरी दुनिया में। अब वो क्या है कि हम घर छोड़कर क्यों जाएं। और 1854 को एक आया इंडियन पोस्ट एक्ट, पोस्ट रिफॉर्म एक्ट। उसमें क्या था कि पहले जो इंडियंस थे उन्होंने कहीं पर कार भेजनी है, पोस्ट भेजनी है, तो वो फ्री था, अपने फैमिली से बात करनी है फ्री था। अब उसको उसका भी पैसे लेने लग गए, वो भी खत्म कर दिया। चलो जो भी है, अब इतना कुछ हो गया, बारूद का ढेर तैयार है। अब कुछ ना कुछ तो ऐसी छोटी सी बात हो ना जो जिससे पूरी चिंगारी लगकर भड़क जाए। एक चिंगारी की जरूरत है। सभी जो लोग हैं, सभी सोसाइटीज के लोग हैं अंदर से भरे पड़े हैं। तो हुआ क्या, उस टाइम में जो आर्मी थी उसमें एक राइफल थी, उसका नाम था ब्राउन ब्रैंड। ब्राउन ब्रैंड जो राइफल की जगह पे एक नई राइफल आई, इनफील्ड राइफल। उसमें कारतूस, टारगेट्स, ठीक है ना, वो इस्तेमाल हो रहे थे। और ऐसा सुनने में आया कि उसके जो कार्डेज इस तरह से ना, उसके पीछे ढक्कन था, इस तरह से कवर था, उसको हटाने के लिए कुछ उसमें ना ट्रेंड लगा था, और वो बना था किसी न किसी फैट से। मुस्लिम्स को कहा गया कि वो तो सुअर का फैट है, पिग फैट है, और हिंदूज को कहा गया कि वो है काउ फैट। अब काउ को खाना, ठीक है ना, जो उसको मीट को खाना हिंदू बुरा मानते हैं, और सुअर को खाना, पोर्क को खाना मुस्लिम्स बुरा मानते हैं। तो ये दोनों की धार्मिक भावनाएं भड़क गई। और इस चीज को वेरीफाई किसने किया था कि वास्तव में ऐसा कुछ है, तो इनको वेरीफाई किया था जॉन लेमी और लॉर्ड ट्राफर्टन ने। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी भड़क गई और 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ। अब इस रिवॉल्यूशन में क्या कुछ हुआ इसके बारे में हम अगले चैप्टर में या अगले टॉपिक में जानेंगे। तब तक हम लेंगे आपस में अलविदा। थैंक यू।